कौन है ये आदमी, कहां से आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या है इनका संबंध और अब ये बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे आ गया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जिस आदमी की बात मैं करने जा रहा हूँ उनका नाम है प्रशांत किशोर। इनका जन्म बिहार के रोहतास जिले में सासाराम के कोनार गांव में हुआ था। उनके पिता श्रीकांत पांडे एक डॉक्टर थे। उनकी मां सुशीला पांडे जो एक गृहिणी थी। बाद में उनका परिवार बक्सर आकर बस गया, जहां से उनकी स्कूली पढ़ाई पूरी हुई और दिल्ली हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने पीजी की पढ़ाई पब्लिक हेल्थ से किया। उनकी पत्नी जाह्नवी दास जो कि असम के गुवाहाटी की रहने वाली है और वे पेशे से एक चिकित्सक हैं। इन दोनों से एक इनका बेटा भी है। दरअसल राजनीति में आने से पहले साल 2000 से 2011 तक यूएन जैसी प्रशिक्षित संस्थान में उन्हें नौकरी करने का मौका मिला, जहां उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में काम किया। यूएन में नौकरी लगने पर प्रशांत किशोर की पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में यूएन फंडेड हेल्थ प्रोग्राम में हुई। बाद में उन्हें पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार में भेजा गया, जहां उस समय राबड़ी देवी की सरकार थी। इसके बाद प्रशांत किशोर दिल्ली के यूएन ऑफिस में तैनात हुए और फिर उन्हें अमेरिका के यूएन मुख्यालय में भी काम करने का मौका मिला। हालांकि अमेरिका में उनकी रुचि कम थी, इसलिए उन्होंने फील्ड वर्क के लिए अफ्रीका का रुख किया, जहां उन्होंने कई फ्रेंच भाषी देशों में काम किया और फ्रेंच भाषा भी सीखी। प्रशांत किशोर ने यूएन में स्वास्थ्य कार्यक्रमों में काम करते हुए लोक स्वास्थ्य पर गहरी जानकारी हासिल की। साल 2011 में यूएन एड मिशन में काम करने के दौरान ही प्रशांत किशोर को भारत की प्लानिंग कमीशन की एक स्टडी मिलती है। ये स्टडी भारत के सबसे पिछड़े राज्यों की हेल्थ सेक्टर की खराब स्थिति पर थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस स्टडी को नए सिरे से तैयार किया और डाटा निकालकर साबित किया इंडिया की अमीर और डेवलप्ड माने जाने वाले राज्यों में भी हेल्थ सेक्टर उतना ही खराब है जितना कि गरीब राज्यों में। प्रशांत किशोर ने अपना यह पेपर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेज दिया और साथ ही उसकी एक कॉपी गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेज दिया। इस पेपर पर नरेंद्र मोदी की नज़र पड़ जाती है, जिनमें गुजरात भी शामिल था और वह सबसे निचले पायदान पर था। ये बात नरेंद्र मोदी को रास नहीं आई। उसके बाद प्रशांत किशोर को एक कॉल आता है और वह कॉल खुद नरेंद्र मोदी करते हैं। नरेंद्र मोदी प्रशांत किशोर से कहते हैं, आप यूएन की नौकरी छोड़कर गुजरात आइए और हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, शिकायत क्यों कर रहे हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर के सामने खामोशी सी पसर गई और उन्होंने कुछ समय मांगा और फिर अपनी पत्नी जाह्नवी दास से सलाह मशवरा करने के बाद नरेंद्र मोदी को जवाब भेजा, ठीक है मैं आपके साथ काम करूंगा, लेकिन सीधे तौर पर आपके साथ काम करूंगा, बीच में और कोई भी नहीं होगा। और साल 2011 में प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी से जुड़ जाते हैं। साल 2012 के दिसंबर महीने में गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाला था। प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाना शुरू कर देते हैं। देश में पहली बार 3D टेलीकास्ट की टेक्नोलॉजी को इलेक्शन में उतार दिया जाता है। अब नरेंद्र मोदी गुजरात की राजधानी से ही गुजरात के
अलग अलग शहरों में भाषण दे सकते थे। इस तकनीक ने बाकी पार्टियों के नेताओं के मुकाबले नरेंद्र मोदी को एक बड़ा एडवांटेज दे दिया। इस तरह से गुजरात में नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव जीतकर सीएम बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी के जीत के पीछे प्रशांत किशोर का हाथ रहा। अब मोदी के सरकारी आवास के ऊपर के मंजिल में प्रशांत किशोर के ऑफिस को शिफ्ट कर दिया जाता है। साल 2013 में प्रशांत किशोर ने एसोसिएशन ऑफ सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस मतलब CAG बनाई, जिसका काम था मोदी के लिए प्रचार के अलग अलग तरीके खोजना। साल 2014 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था और प्रशांत किशोर ने पूरी तैयारी कर ली थी। अब नरेंद्र मोदी को भारत के 100 शहरों में एक साथ 3D होलोग्राम थ्रू लाइव दिखाया जा रहा था। 3D कंटेनर्स गाड़ियों के थ्रू नरेंद्र मोदी के भाषण को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा था। मोदी के चाय वाले बैकग्राउंड को भी प्रशांत किशोर ने ही एक पॉलिटिकल कैंपेन में बदला। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। अब हर जगह मोदी बताते थे कि वे चाय बेचते थे और गरीब परिवार से आते थे। और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। चाय पे चर्चा जैसे कैंपेन के थ्रू प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को काफी पॉपुलर बना दिया। मोदी आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं कैंपेन चलाने के लिए 400 वीडियो वैन तैयार किया गया, जिनका काम था नरेंद्र मोदी के भाषणों को गांव-गांव जाकर दिखाना। इस सब के पीछे जिसका दिमाग चल रहा था वे थे प्रशांत किशोर। इन्हीं सब कारणों से प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के एक अच्छे सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन ये बात बीजेपी के अमित शाह को पसंद नहीं आ रहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत होती है और प्रशांत किशोर को उम्मीद थी कि उन्हें दिल्ली में पॉलिसी मेकिंग में कोई बड़ा काम मिलेगा। प्रशांत किशोर ने CAG को भंग कर दिया और इंडियन पीपल्स एक्शन कमेटी मतलब IPAC नाम की कंपनी बनाई, जिसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित पॉलिसीज बनाना। इस बॉडी का काम था सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना और अमित शाह को ये नामंजूर था, इसलिए प्रशांत किशोर को दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद प्रशांत किशोर मोदी और बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं। साल 2014 दिसंबर के महीने में प्रशांत किशोर की मुलाकात नीतीश कुमार से दिल्ली में हुई। इस बीच नीतीश कुमार इस बात से चिंतित थे कि उन्हें लोकसभा चुनाव 2009 में 40 सीटों में से 20 सीटें मिली थी और लोकसभा चुनाव 2014 में मात्र 2 सीटें मिली थी और नीतीश कुमार को यह पता था कि प्रशांत किशोर राजनीति के एक भावी रणनीतिकार हैं, इसलिए प्रशांत किशोर को अपने साथ कर लिया और साल 2015 बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति का जिम्मा प्रशांत किशोर को सौंप दिया। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को सबसे पहले ये सलाह दी कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर आप खुद मुख्यमंत्री का शपथ लीजिए। तब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर फरवरी 2015 में खुद मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के ठहरने की जगह अपने CM आवास के ऊपरी मंजिल पर दे दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान अपने आवास में प्रशांत किशोर को जगह दी थी। प्रशांत किशोर अपनी IPAC कंपनी के साथ नीतीश कुमार के लिए चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर देते हैं। ये चुनाव प्रशांत किशोर के लिए भी काफ़ी अहम था, क्योंकि इस चुनाव के जरिए बीजेपी को ये बताना चाहते थे कि मोदी को ब्रांड बनाने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी। साल 2015 का चुनाव नज़दीक था और इसी समय बीजेपी को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार ने RJD और
कांग्रेस से गठबंधन कर लिया और नाम दिया गया महागठबंधन। शुरुआत में गठबंधन के इस फैसले से प्रशांत किशोर खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार को कभी मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं बनने देंगे। इसलिए प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी से बात की और उन्होंने कहा कि वे लालू जी से आग्रह करें कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार को बनाएं। और सोनिया गांधी ने वैसा ही किया और लालू जी मान भी गए और खुले तौर पर महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार को घोषित कर दिया गया। चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुजफ्फरपुर जिले में एक चुनावी सभा थी। उन्होंने भाषण में नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए ये कह दिया कि दलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। इस बात को प्रशांत किशोर ने तुरंत लपक लिया और इसे चुनावी मुद्दा बना दिया। लोगों तक यह संदेश पहुंचाया गया कि नरेंद्र मोदी ने एक बिहारी खून का अपमान किया है। और यही नहीं रुके, बिहार के जगह जगह से लोगों के नाखून और बाल इकट्ठा कर पीएम मोदी को भेजा और कहा गया कि इसका डीएनए चेक करें और बताएं कि कितना सही है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए एक नारा दिया जो काफी लोकप्रिय हुआ, बिहार में बहार हो, फिर से एक बार नीतीश कुमार हो। प्रशांत किशोर की मेहनत रंग लाई और महागठबंधन 243 सीटों में से 178 सीटों पर जीत दर्ज की और फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। इस तरह से प्रशांत किशोर ने बीजेपी और अमित शाह को यह संदेश दे दिया कि नरेंद्र मोदी की जीत में उनका कितना बड़ा योगदान था और अब नीतीश कुमार बीजेपी वाली गलती नहीं दोहराना चाहते। उन्होंने प्रशांत किशोर को अपना एडवाइजर नियुक्त कर लिया। ये एक कैबिनेट मंत्री के स्तर का पद था। प्रशांत किशोर की चर्चा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। साल 2015 के आखिरी में अफ्रीकी देश तंजानिया में चुनाव होने वाला था। प्रशांत किशोर पहले ही अफ्रीका में रह चुके थे। तंजानिया की रूलिंग पार्टी सीसीएम की तरफ से उन्हें चुनाव में स्ट्रेटेजिक सलाह देने का ऑफर आया। प्रशांत किशोर ने अपनी आईपैक टीम को तंजानिया भेज दिया। आईपैक ने सीसीएम के लिए चुनावी रणनीति बनाई और सीसीएम जीत गया। प्रशांत किशोर के कैरियर का ये ऐसा समय था कि वे जिस पार्टी में जाते थे वे पार्टी चुनाव जीत जाती थी। प्रशांत किशोर के प्रभाव को देखकर कांग्रेस उनके करीब आने लगे और साल 2017 में उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव होने वाला था। इस चुनाव की रणनीति बनाने का जिम्मा कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को सौंप दिया। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव खो चुकी थी। इसे फिर से कायम करने के लिए प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को यह सलाह दी कि यहाँ के दलित और मुस्लिम वोट के साथ साथ ब्राह्मण वोट को भी टारगेट करना पड़ेगा। इसलिए प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में चेहरा बनाने की सलाह दी। प्रियंका गांधी ने अब तक राजनीति में अपना कदम नहीं रखी थी। कांग्रेस हाईकमांड ने प्रशांत किशोर की बात को टालते हुए प्रियंका गांधी की जगह दूसरी ब्राह्मण नेत्री शीला दीक्षित को सीएम उम्मीदवार बना दिया। शीला दीक्षित प्रशांत किशोर को नजरअंदाज कर रही थी। प्रशांत किशोर ने फिर कांग्रेस को सलाह दी कि प्रमोद तिवारी को यूपी पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जाए, तो इसे भी नजरअंदाज कर दिया गया और राज बब्बर को यूपी पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया। प्रशांत किशोर को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा था, जबकि चुनावी रणनीति का जिम्मा प्रशांत किशोर पर था। फिर प्रशांत किशोर ने चाय पर चर्चा के तर्ज पर खाट सभा का प्लान बनाया, जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में खुले में खाट बिछाकर किसानों और मजदूरों से उनके मसलों पर चर्चा करने की रणनीति बनाई गई।
इसका मकसद था किसानों और मजदूरों को अपनी तरफ आकर्षित करना। लेकिन ये प्लान तब विफल हो गया जब देवरिया में पहली ही बैठक के बाद लोग खाट उठाकर घर ले जाने लगे और इसकी मीडिया कवरेज ने इस योजना को पूरी तरह विफल कर दिया। राहुल गांधी आए खाट सभा में और चले भी गए, लेकिन उनकी खटिया खड़ी हो गई है। यहाँ जो लोग आए थे वो खाट लेकर निकल पड़े। इसके बाद कांग्रेस हाईकमांड को यह सलाह दी कि यदि यूपी में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ें। हाईकमांड ने प्रशांत किशोर की ये बात मानकर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में साथ उतरे, लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बेहद खराब रहा। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के कुल 403 सीटों में से 114 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें सिर्फ 7 सीटों पर जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी के खाते में आई मात्र 47 सीटें। बीजेपी अकेले 312 सीटें जीत गई। पहली बार प्रशांत किशोर को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पंजाब में कांग्रेस जीत गई, जिसका प्रचार प्रसार प्रशांत किशोर ही संभाल रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ट्वीट में कहा कि कांग्रेस की जीत में प्रशांत किशोर और उनकी आईपैक टीम की अहम भूमिका थी। साल 2019 चल रहा था। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला था। जगन मोहन रेड्डी YSRCP ने प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीति का जिम्मा दिया। प्रशांत किशोर ने अपनी आईपैक टीम के साथ मिलकर रणनीति बनाने लगे। इस दौरान उनकी टीम ने करीब 35 कैंपेन चलाए, जिनमें से 17 वर्चुअल और 18 ग्राउंड पर। जगन मोहन रेड्डी ने करीब 3600 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। उस समय के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हुआ करते थे, जिनसे जगन मोहन रेड्डी की टक्कर थी। इस दौरान प्रशांत किशोर ने एक नारा दिया, नायडू नीनू नमम बाबू, जिसका मतलब होता है चंद्रबाबू नायडू हम आप पर भरोसा नहीं करते। एक और नारा दिया, बाय बाय नायडू। और जगन मोहन रेड्डी के लिए एक थीम सॉन्ग भी तैयार किया गया, जिसके बोल थे रवाली जगन कवाली जगन, जिसका मतलब था हम जगन मोहन रेड्डी को सरकार में देखना चाहते हैं। इन सभी रणनीति का असर ये हुआ कि YSRCP ने 175 सीटों में से 151 सीटों पर जीत दर्ज की। अब साल 2019 के अंत में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रशांत किशोर को अप्रोच किया, इसलिए कि 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति प्रशांत किशोर के द्वारा बनाया जाए। प्रशांत किशोर अपनी आईपैक टीम के साथ दिल्ली पहुंच गए। प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी को सलाह दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ ना बोलें और ना ही इंडिविजुअली टारगेट करें, क्योंकि मोदी अपने कैरियर के चरम पर थे और उनके खिलाफ बोलने का मतलब था चुनाव को मोदी बनाम केजरीवाल बना देना, जिससे बीजेपी को बढ़त मिल सकती थी। फैसला लिया गया कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के अब तक के किए गए कामों के आधार पर लोगों से वोट की अपील करें। प्रशांत किशोर और उनकी आईपैक टीम ने मिलकर एक स्लोगन बनाया, अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के द्वारा किए गए काम, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर, घर घर साफ पानी और मुफ्त बिजली की सुविधाएं घर घर पहुंचाई, ये बताते हुए वोट की अपील करते थे। इधर बीजेपी दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे CAA और NRC प्रोटेस्ट को मुद्दा बना रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनने दिया। इसी बीच
बीजेपी के एक नेता केजरीवाल का पोस्टर दिखाते हुए कहा, आतंक का दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल, जिसका फायदा केजरीवाल को हुआ। मीडिया में आकर केजरीवाल ने कहा कि वे दिल्ली की जनता पर छोड़ते हैं कि वे उन्हें अपना बेटा या भाई मानते हैं या आतंकवादी। इस तरह प्रशांत किशोर ने आम आदमी पार्टी को अपने मुद्दों से भटकने नहीं दिया और फिर नतीजा ये हुआ कि कुल 70 सीटों में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की और केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। साल 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, सबकी नज़र इस चुनाव पर थी। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी एक बड़ा चुनौती बनकर खड़ा था और इसी समय ममता बनर्जी प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीति के लिए अप्रोच करती है। प्रशांत किशोर अपनी आईपैक टीम को साथ लेकर पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं। चुनाव से ठीक 4 महीने पहले प्रशांत किशोर एक ट्वीट करते हैं। उसमें कहते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ट्रिपल डिजिट पार नहीं कर पाएगी। अगर करती है तो मैं अपना चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ दूंगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसे ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में देख रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर को शायद इस बात पर भरोसा था। उन्होंने यहाँ बाहरी बनाम बंगाली बनाने की कोशिश की और एक नारा दिया, बांग्ला निजेर मायके ही चाहिए, मतलब हमें बंगाली चाहिए, बाहरी नहीं। इस नारे के जरिए ये जताने की कोशिश की गई कि हमें अपनी बंगाली ममता दीदी चाहिए, बाहरी मोदी और अमित शाह नहीं। लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गया, जिसमें वे कहते सुने गए कि पश्चिम बंगाल में ममता और मोदी दोनों बराबर लोकप्रिय हैं। मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता इक्वली पॉपुलर। इस बात को बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने काउंटर करते हुए मीडिया में कहते हैं कि हिम्मत है तो पूरी क्लिप चलाओ, क्योंकि मैंने ये भी कहा है कि फिर भी जीतेंगी तो ममता बनर्जी ही। मीडिया में प्रशांत किशोर यही बात कहते हैं कि बीजेपी ट्रिपल डिजिट को छू नहीं पाएगी और हुआ भी वैसा ही। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कुल 294 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 77 सीटों पर ही सिमट गई और ममता बनर्जी की जीत होती है। उसके बाद प्रशांत किशोर को सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की रिवाइवल के लिए कांटेक्ट किया। प्रशांत किशोर ने एक प्रेजेंटेशन भी दी, लेकिन उनकी कुछ शर्त थी, जैसे कि वे सिर्फ सोनिया गांधी को रिपोर्ट करेंगे और उन्हें पार्टी में स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए फ्री हैंड दिया जाएगा। कांग्रेस इन सब के बजाय उन्हें पार्टी ही ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया, लेकिन प्रशांत किशोर ने यह ऑफर मना कर दिया। अब प्रशांत किशोर ने मई 2022 में पटना में जनसुराज अभियान का ऐलान कर दिया कि वे बिहार में 3500 किलोमीटर से ज़्यादा पद यात्रा करेंगे। 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा और लोगों को इस अभियान से जोड़ेंगे। और ये मोमेंट प्रशांत किशोर की ऑफिशियल पॉलिटिकल एंट्री के तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने इस अभियान का आइडियल महात्मा गांधी को मानकर 2 अक्टूबर 2022 को ये यात्रा शुरू कर दी। यात्रा शुरू करने से पहले प्रशांत किशोर ने विधिवत पूजा अर्चना भी की, जिसके बाद पटना से बड़े काफिले के साथ प्रशांत किशोर चंपारण के लिए रवाना हुए। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था बिहार के हर गांव तक अपनी बात पहुंचाना। पीके ने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसे वो जन संवाद के माध्यम से लोगों को समझाने की भी कोशिश करेंगे। वहां के लोगों को सोच समझकर वोट देने की अपील करना। जमीनी स्तर पर जनसंवाद के जरिए पलायन, बेरोजगारी, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बिंदुओं पर वो बिहार के लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे।
और भारत के लिए एक डेवलपमेंट का रोड मैप बनाना। प्रशांत किशोर हर दिन 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते थे और उनके हिसाब से उन्होंने बिहार के 60% गांव को कवर किया। बिहार के आम लोगों से संवाद में कह रहे थे, पिछली सरकार आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए ढंग की व्यवस्था नहीं की है। आपके प्रदेश में कोई कारखाना नहीं है। कब तक दिल्ली और गुजरात जाकर मजदूरी करते रहेंगे। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर लोगों को ये बताना चाहते थे कि आप अपनी सोच बदलिए, जाति की राजनीति से बाहर निकलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर वोट कीजिए। बिहार की एक अच्छी खासी आबादी तक पैदल यात्रा करने के बाद गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी का ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर के मुताबिक आगामी बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जनसुराज पार्टी को स्कूल बैग का चुनाव चिन्ह अलॉट हुआ। जनसुराज की पैदल यात्रा के दौरान एक सवाल लोगों के जहन में घूम रहा था, आखिर इतनी बड़ी सभा और इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? क्योंकि जनसुराज की रैलियों में हजारों लोग आते हैं, सैकड़ों गाड़ियां गांव-गांव जाती है ताकि लोगों को रैलियों में लाया जा सके। शुरुआत में जब ये सवाल प्रशांत किशोर से पूछे जाते थे तो वे सिर्फ इतना बोलते थे कि उन्होंने देश भर में जिन लोगों के लिए चुनावी रणनीति बनाए हैं वे लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और 29 सितंबर 2025 को प्रशांत किशोर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जो बीजेपी नेता संजय जायसवाल के आरोपों के जवाब में थे, जिनमें जनसुराज पार्टी की फंडिंग पर सवाल उठाए गए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने बताया कि 3 साल पहले उन्होंने राजनीतिक और बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए चार्ज लेना शुरू किए। मतलब अगर वे किसी को सलाह देते थे तो पैसे चार्ज करते थे। प्रशांत किशोर ने बताया कि पिछले 3 साल में उन्होंने 241 करोड़ रुपये राजनीतिक और बिजनेस कंसल्टेंसी से कमाए हैं, जिस पर 18% जीएसटी के हिसाब से कुल 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपये केंद्र सरकार को दिए हैं। 20 करोड़ रुपये अलग से इनकम टैक्स भी भरा है और इसके अलावा पैसे जनसुराज के कामों में खर्च किए। इसके बाद 98 करोड़ 75 लाख रुपए बचे जो प्रशांत किशोर ने जनसुराज के खाते में डोनेट कर दिए। अब आखिरी सवाल ये है कि बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर 2025 में है। जनसुराज पार्टी का प्रभाव क्या होगा ये बिहार की जनता तय करेगी।